Bismillahirrahmanirrahim. This video is about question number 3 of March 2021 attempt. एक individual का ये सवाल है who is having an industrial undertaking under the name and style of AC, which is engaged in the business of manufacturing pharmaceutical products. Following information is available for year ended 31st December 20x1. तो यहाँ से आपको एक इंडिकेशन ये मिल रही है ये एक स्पेशल टैक्स ईयर है और हमारा जो टैक्स ईयर होगा दैट विल बी फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, सो इट्स अ स्पेशल टैक्स ईयर और दिसंबर x1 इसको कर लेते हैं मजीद क्लियर x1। ठीक है, so अब इसकी जो इनकम्स हैं उसकी डिटेल्स देख लें। सवाल की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं क्या है। द रिक्वायरमेंट सेज कि आपको वर्कआउट करना है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर compute total income, taxable income, and net income tax payable or refundable to AC for the tax year 20x2। तो टैक्स ईयर 20x2 यानी कि ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए वो कह रहा है कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और जो भी उसका टैक्स लायबिलिटी बनती है, टैक्स पेबल और रिफंडेबल। तो ये तीन चीजें इसने आपसे पूछी। मजीद कुछ सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट में ये बताया हुआ है योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर ऑफ 2468। तो ये जो 2468,000 यहाँ से आपने स्टार्ट करना है अपना सवाल। ठीक है, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2468,000। ठीक हो गया। इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, इसको यूज करने की जरूरत नहीं। शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन exclusions, disallowances, tax rates are given on last page। So मिनिमम टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, ये सवाल में उसने आपको बता दिया है। अच्छा जी, अब चूंकि आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम सवाल को शुरू करना है, वो फिगर हमने मेंशन कर ली है, तो अब इसका मतलब ये कि हम इस प्रॉफिट में जो जो एडजस्टमेंट्स की जरूरत है प्लस माइनस करना है वो हम करते जाएंगे। तो पहली पहली इंफॉर्मेशन इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स, यानी कि ये वाला जो फिगर है जो कि इस प्रॉफिट में से माइनस हुआ है ऑलरेडी, इसमें शामिल है रॉ मटेरियल 7.8 मिलियन। नो विद होल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अगर आप विद होल्डिंग टैक्स विद होल्ड नहीं करते तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है आपकी कैलकुलेशन पे। इसका इम्पैक्ट ये आता है कि ऑल सच पेमेंट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इफ टैक्स पेएबल एट सोर्स, if applicable tax at source is not deducted while making payment। तो इसका मतलब ये सेक्शन 21 के मुताबिक डिडक्शंस नॉट अलाउड में फॉल करता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर डिसअलाउड एक्सपेंस शैल बी लिमिटेड टू 20% ऑफ टोटल परचेजेस। तो अब इसका मतलब जो डिसअलाउड एक्सपेंस है 7.8 मिलियन पूरे का पूरा डिसअलाउड नहीं होगा, बल्कि रॉ मटेरियल्स के केस में आप 7.8 मिलियन इसका 20% जो है वो डिसअलाउ कर देंगे। डिसअलाउ कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता। अगर एक्सपेंस ट्रीट नहीं हो सकता तो इसका मतलब प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये जो 20% से 7.8 मिलियन को मल्टीप्लाई करके जवाब आएगा उसको आपने इस प्रॉफिट में यहाँ पे ऐड कर देना। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 2.1 मिलियन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का सिंपली आपको मालूम है कि क्या करना होता है, उसको ऐड कर देना होता है प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि वो अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल एक्सपेंस। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग इन्वेंट्री। प्रोविजंस को टैक्स लॉ बिल्कुल एक्सपेंस नहीं मानता है। तो 1.8 मिलियन जो भी आपने प्रोविजन बनाई हुई है फॉर स्लो मूविंग स्टॉक्स उसको भी ऐड बैक कर दें वापस, तो एक्सपेंस उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड
676,500 paid to local hotel for holding annual Eid Milan party for employees and their families. Now ये एक एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अगर कंडीशंस पूरी कर जाए तो हम उसको बिल्कुल कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है जी। कंडीशंस क्या क्या है इसकी? होली एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, आउटसाइड पाकिस्तान फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, inside Pakistan for foreign customers and suppliers, at business premises for customers and clients, on meeting of shareholder, director, agents or employees, on opening of new branch, on entertainment person। इसमें अब पॉइंट की बात ये है कि इसमें आपने एजम्पशन ये बता देना है, टैक्स पेयर के फेवर का एजम्पशन बताना है कि जनाब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स ऑफ बिजनेस ये बिल्कुल होता है और दिस विल बी अलाउड एज एक्सपेंस, कोई वायलेशन नहीं है। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो ईद मिलन पार्टी का है, ईद मिलन पार्टी, ईद मिलन पार्टी, दिस इज एन ओके एक्सपेंस और इसकी यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की एडजस्टमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आइटम इज 12,35,000 पेड एज पेनल्टी टू कस्टमर सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। पेनल्टीज के बारे में टैक्स लॉ क्या कहता है जी? टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर पेनल्टी के साथ कोई वायलेशन ऑफ लॉ जुड़ी हो, ये एंटरटेनमेंट वाला लिंक मैंने खोल दिया। हाँ, पेनल्टी के साथ अगर कोई वायलेशन ऑफ लॉ जुड़ी है तो फिर पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, तो वो लायबल एक्सपेंस नहीं होता। अब यहाँ पे आपने क्या गलती किया? आपने कहा है कि जी मैं किस वजह से ये पेनल्टी पड़ी, तो कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो आपने किसी कस्टमर के साथ कोई क्लेम सेटल नहीं किया फॉर डैमेजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ बैच ऑफ वैक्सीन, लैब टेस्ट में पता चला कि वो ठीक नहीं है, इसमें इम्प्योरिटीज है। तो अब इसमें कोई लॉ की वायलेशन नहीं है, ये कस्टमर के साथ डील थी आपकी जो कि फुलफिल नहीं हो सकी। तो जो पेनल्टी कस्टमर ने चार्ज की है पेनल्टी, इसको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, बिजनेस में एक रूटीन का एक्सपेंस है। Next is 23 lakhs paid as donation to a hospital established by a local government. Now, donations to a hospital which has been established by a local government, ये basically सेक्शन 61 के अंडर इसका टैक्स क्रेडिट आपने बनाना है और दिस वाज अ डोनेशन टू अ हॉस्पिटल जो कि लोकल गवर्नमेंट रन कर रही है, तो ये सेक्शन 61 की दी हुई कंडीशंस को पूरा करता है। तो इसका डिडक्टेबल अलाउंस बनेगा 23 लाख रुपए का जो डोनेशन है, ये एक्सपेंस नहीं हो सकता। तो ये जो डोनेशन जिसको आप एक्सपेंस ट्रीट कर चुके हैं, इसको वापस ऐड बैक कर लीजिएगा अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, क्योंकि ये एक अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। टैक्स क्रेडिट के तौर पे इसका बेनिफिट मिल सकता है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस, हाँ, जिस वक्त आप ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की एडजस्टमेंट्स बना रहे हैं, मतलब अपने प्रॉफिट्स को ठीक करें, तो इस साथ में एक टैक्स क्रेडिट्स का भी वर्किंग नोट बना लीजिएगा जहाँ पे ये डोनेशन को मेंशन कर लें, और ये चूंकि वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे कैलकुलेट होना है, तो ये फिर अकॉर्डिंगली जब टैक्स इनकम बन जाएगी तो फिर कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इज डोनेशन को हमने कर लिया। मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड रिवॉर्ड ऑफ 5 लाख, द रिवॉर्ड वाज पेड इन कैश टू वन ऑफ द सेल्समैन फॉर एक्सीडिंग हिज सेल्स टारगेट। नाउ सेल्समैन को अगर रिवॉर्ड दिया है उसके लिए ये बिल्कुल एक सैलरी का आइटम है, और सैलरी अगर एक्सीड कर रही हो 25,000 से, तो शुड हैव बीन पेड थ्रू अ क्रॉस चेक। तो अब ये क्रॉस चेक से तो पे नहीं हुआ, कैश में पे कर दिया आपने, तो इसका मतलब कि जो आपने रिवॉर्ड दिया है एम्प्लॉय को, रिवॉर्ड कैश में जो दिया मार्केटिंग के चक्कर में, तो ये इसको वापस ऐड बैक कर देंगे, लॉयबल एक्सपेंस नहीं है। अच्छा जी, अदर इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड। डिविडेंड्स का लफ्ज आते ही फौरन आपने इसको देख लेना है कि ये हमने कहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। इसको हमने डिस्कस किया हुआ है जी सेपरेट टैक्सेशन में। ठीक है। सो डिविडेंड्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको अपने इस प्रॉफिट में से माइनस करें, यहाँ पे तो इसमें टैक्स होना नहीं। ठीक है। सो डिविडेंड को इधर से तो निकाल दें।
अब इसको फिर करें क्या, इसको करेंगे ये कि जब आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन फाइनल कर रहे होंगे, यानी कि सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन बन रही होगी आपकी। साथ में आपने सेपरेट टैक्सेशन जो कि एफटीआर में फॉल करता है, सेक्शन 8 जो है वो सेपरेट टैक्सेशन को डील करता है, और उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे इनकम जो है वो 3 फिगर्स में फाइनल हो जाते हैं, उनके ऊपर टैक्स जो है वो 3 फिगर कौन कौन सी है मैं बताता हूँ आपको। तो ये अदर सोर्सेज हो गया जी। उसके बाद इससे बन जाएगा आपका टोटल इनकम, इसमें से आप माइनस कर देंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस, जिससे बन जाएगा टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर फिर आप अप्लाई कर दोगे रेट्स ऑफ टैक्स। जब रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे, पर्सन स्पेसिफिक होंगे इंडिविजुअल का सैलरी नॉन सैलरी डिफाइन करने के बाद, तो ये बन जाएगा टैक्स इम्पोज्ड। टैक्स इम्पोज्ड में से आप माइनस करेंगे टैक्स क्रेडिट्स, और फिर ये बन जाएगा टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल में से आप माइनस कर लेंगे विद होल्डिंग टैक्सेस या एडवांस टैक्स, और ये फिर बन जाएगी टैक्स डिमांड। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन का मैकेनिज्म है। नाउ जो सेपरेट टैक्सेशन में इनकम्स है जैसे कि डिविडेंड है, तो वो डिविडेंड, ग्रॉस डिविडेंड आपने लिखना है यहाँ पे। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सामने आएगा, एफटीआर के कॉलम में आएगा। उसके बाद इसके ऊपर जो टैक्स इम्पोज है, जिसके के रेट्स आपको सवाल में बताए हुए होते हैं, तो ये फाइनल टैक्स होता है। और अगर आपसे कोई टैक्स विदहोल्ड हुआ है तो वो आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे, और बाकी टैक्स आपने अदा करना होगा। तो यूजली ये दोनों फिगर्स आमतौर पे, हमेशा नहीं, आमतौर पे ये फिगर्स दोनों की दोनों सेम ही होती हैं। ये दोनों दे आर यूजुअली इक्वल। तो यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड की अमाउंट लेनी है, यानी अगर उसमें से कोई विदहोल्डिंग टैक्स और ज़कात अगर माइनस हुई भी है, तो उसको वापस नेट फिगर में वापस ऐड करके आपने ग्रॉस बनाकर यहाँ पर लेकर आना। ठीक है, ओके। अब जो सवाल का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि वो क्या है। डिविडेंड है 1,74,000 का। द अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम लिस्टेड कंपनी आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 15% एंड ज़कात ऑफ रुपीज 30,000 डिडक्टेड अंडर ज़कात एंड इशर ऑर्डिनेंस। तो ये दोनों फिगर्स आप इसमें 1,74,000 में ऐड करके ग्रॉस फिगर बनाएंगे। ये जो ज़कात का फिगर होगा, इसको इसको आप ये ज़कात इज अलाउड एज अ डिडक्टेबल अलाउंस, और ये मैं क्लास के अंदर भी आपको बड़ा क्लियरली बता चुका हूँ कि दिस इज द ओनली आइटम जो ज़कात है। ज़कात कौन सी वाली, जो डिविडेंड के ऊपर होती है। ठीक है, डिविडेंड पे जो ज़कात है, दिस इज द ओनली आइटम कि जो एक्चुअली बिलोंग तो करती है किस कॉलम से, एफटीआर से, लेकिन इसका बेनिफिट आप एनटीआर में ले सकते हैं। प्रॉफिट एंड डेट की ज़कात ज़ाया हो जाती है, उसकी रीज़न कुछ और है, क्योंकि वो अलाउेबल एक्सपेंस होता है, और अगेन एक्सपेंस आप माइनस कर नहीं सकते एफटीआर में, तो उसकी एक अलग रीज़न है। लेकिन जो डिविडेंड के ऊपर ज़कात है, वो आइटम इनकम तो बेसिकली बिलोंग करती है एफटीआर से, लेकिन उसका जो डिडक्टेबल अलाउंस है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्लेम किया जा सकता है। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, कि जहाँ पे कोई एक इनकम जो है वो दूसरे टैक्स रिजीम में, किसी एक इनकम का बेनिफिट दूसरे किसी टैक्स रिजीम में आपको मिल जाता है। ओके, सो डिविडेंड की कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, इस सवाल का जो सॉल्यूशन है जो मैंने सॉल्व किया होगा, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप फिर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। गेन ऑफ रुपीज 6,60,000 ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन आकाश प्राइवेट लिमिटेड। सेल ऑफ शेयर्स है, एपीएल के शेयर्स हैं जी, और 60% ऑफ द शेयर्स आर ओन्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। और यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर 60% से ज्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, तो ये शेयर बन जाता है पब्लिक कंपनी का, और अगर ये पब्लिक कंपनी का शेयर है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल करता है, और सिक्योरिटीज जो है उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट करेंगे इस कैपिटल गेन्स को। कैपिटल गेन्स का ये आइटम है, और ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट होगा। तो ये जो डिविडेंड है और जो कैपिटल गेन्स है, इसको आपने
क्योंकि इनके हेड ऑफ इनकम अब डिफरेंट हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन बना रहे थे डिविडेंड और कैपिटल गेन, इसको भी यहाँ से तो पहले आप माइनस कर लें और फिर उसके बाद अपने रेलेवेंट कैपिटल गेन्स के हेड ऑफ इनकम में इसको ले जाएंगे। इसके लिए रेट ऑफ टैक्स अलहदा से अप्लाई करना होगा आपको, जो कि आपको अगेन लास्ट पेज पे अगर आप चले जाएं तो इसमें ये कैपिटल गेन्स ऑन डिस्पोजल सिक्योरिटीज 15% से रेट बताया हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट आइटम इज अदर इंफॉर्मेशन। अ सेकंड हैंड प्लांट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस। इसमें सिर्फ पॉइंट की बात ये है कि अगर आपने फ्रांस से प्लांट इंपोर्ट किया है तो क्या ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है या नहीं, क्योंकि सेकंड हैंड प्लांट है। तो इसके लिए एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा और उसमें आपको पता चलेगा कि अगर प्लांट एंड मशीनरी पाकिस्तान में यूज नहीं हुआ हुआ तो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट होता है। तो इसका मतलब ये तो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा। इसी इसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स है, जिसका अगेन आप विदहोल्डिंग टैक्स के पॉइंट के ऊपर उसको माइनस करेंगे, जो जो उसकी लोकेशन होती है आपकी टैक्स कैलकुलेशन में, कि जहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स यहाँ पे आ रहा है इधर इसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 20x1। एसी इनकर्ड 3,75,000 ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। प्लांट के इंस्टॉलेशन पे 3,75,000 खर्च हुआ है। तो ये सिंपली जो कॉस्ट की डेफिनेशन की बताई गई है टैक्स लॉ में कि ये इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में फॉल करता है और इसलिए ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा अंडर सेक्शन 76। ठीक है जी। सो जो आपके प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट होगी दैट विल बी 25 लाख जमा 3,75,000 और उस कॉस्ट के ऊपर फिर आगे जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट होनी है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर 34 लाख पर चार्ज टू अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2080. However, for tax purposes, it has to be amortized for a period of 5 years. तो बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन, सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है। तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड बैक कर लें क्योंकि ये तो अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ये अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है, तो इसको वापस ऐड बैक करते हैं आप। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो उसकी डिटेल्स आप एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर 20% इसका रेट है, यानी कि 5 साल के ऊपर इसको अमोटाइज किया जाता है। तो वैसे इसने यहाँ पे भी बता दिया है कि 5 ईयर्स पे इसको करना है। टैक्स डेप्रिसिएशन अदर देन इंपोर्टेड प्लांट अमाउंट टू रुपीज 1.9 मिलियन। तो ये बिल्कुल टैक्स डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होगी एज एक्सपेंस, इसको माइनस कर सकते हैं आप। इनकम टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर अंडर सेक्शन 153, जो विदहोल्डिंग टैक्स आपसे डिडक्ट हुआ है वो बता रहे हैं, और एडवांस इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 147। तो ये 14 लाख और 2 लाख इसकी जो प्लेस है आपकी सारी वर्किंग में, वो यहाँ पे जितने भी विदहोल्डिंग टैक्सेस नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम के और जितने भी एडवांस टैक्सेस हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम के, उसको हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसका सोल्यूशन वैसे आई कैप ने भी दिया हुआ है, मैं भी इसका सोल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर आप उसको देख लीजिएगा। जो फिर इसमें कंफ्यूजन होगा उसको हम अलग से ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो for question number 4. Thank you very much. Assalamu alaikum.